जी हाँ दोस्तों, इस्तीफे के बाद पहली बार बोले जगदीप धनखड़। खास चिट्ठी भी आ गई सामने। 15 दिन में खोलेंगे कई राज, करेंगे विशाल जनसभा और रैली। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई दोस्तों जगदीप धनखड़ 15 दिन के बाद ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना मोदी और शाह ने नहीं की होगी? आखिर जगदीप धनखड़ इतने दिनों से खामोशी के बाद में पहली बार जब उन्होंने खामोशी तोड़ी तो क्या कुछ कहा? आखिर जगदीप धनखड़ को कथित तौर पर, जैसा कि उनको उनके घर में कैद करके रखा गया था, मीडिया को बैन करके रखा गया था, तो क्या अब धनखड़ आजाद हो चुके हैं? सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर वो चिट्ठी कौन सी है जिस चिट्ठी का जिक्र इस वक्त खूब हो रहा है। दोस्तों अंत तक बने रहें, इस वीडियो के एक एक परतें आपके सामने रखते जाते हैं। आपको बताएं कि किस तौर पर उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्ण एनडीए के प्रत्याशी बन चुके हैं और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होते ही धनखड़ की आज़ादी का पैगाम भी आ गया, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि धनखड़ अभी तक नज़रबंद थे, कैद थे, सब कुछ उनके आमने सामने सारी चीज़ों को रोक के रखा गया था। मगर खबरें जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूं कि धनखड़ ने क्या कुछ कहा। इस बीच में सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे, जीते और देश के उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ ने उनको बधाई देते हुए उनके विशाल अनुभव के साथ और भी गौरव प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दी। ये पहला मौका था दोस्तों 21 तारीख को, 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन पद छोड़ने के बाद जब जगदीप धनखड़ सार्वजनिक बयान आया। राधाकृष्णन को धनखड़ ने बधाई देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और मानवता के छठे हिस्से का घर माने जाने वाले भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उपराष्ट्रपति के तौर पर आपको चुने जाने पर हार्दिक बधाई। आपकी पदोन्नति राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास भरोसे को दर्शाती है। सार्वजनिक जीवन में विशाल अनुभव को देखते हुए आपके नेतृत्व में यह पद सुनिश्चित तौर से और भी अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। जो चिट्ठी इस वक्त सामने आ रही है और धनखड़ ने उस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है, वो चिट्ठी, उसमें हालांकि उन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा, लेकिन इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए बधाई संदेश देते हुए कहा कि देश और मानवता के छठे हिस्से के निवासी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आपके चयन पर हार्दिक बधाई। सार्वजनिक जीवन में आपके विशाल अनुभव को देखते हुए आपके नेतृत्व में उच्चतम पद को निश्चित तौर पर बहुत सम्मान और गौरव प्राप्त होगा। इस अवसर पर आपके सफल कार्यकाल और हमारे राष्ट्रपिता की सेवा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस चिट्ठी में भी जगदीप धनखड़ ने एक तरीके से अपने मन का पीड़ा, अपने मन की दिल की टीस को जाहिर कर दिया कि आपके सफल कार्यकाल के लिए, यानी कि जो कार्यकाल धनखड़ पूरा नहीं कर सके, 2 साल पहले उनसे इस्तीफा ले लिया गया, उन्होंने एक तरीके से यहां पर दर्शाने की कोशिश की, शुभकामनाएं दी कि हम ये चाहते हैं, ये विश करते हैं कि आपके साथ वैसा ना हो, आपका कार्यकाल सफल तरीके से 5 वर्षों तक चले, आपका कार्यकाल उस हिसाब से पूरा हो। क्योंकि दोस्तों कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके तो सबसे पहली असफलता तो ये कि साहब आप तो अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पाए। तो धनखड़ को ऐसा एहसास हो रहा है कि आने वाले दिनों में क्या पता इनके साथ भी वैसा ही हो जाए, और इसी बहाने उन्होंने अपने मन की पीड़ा को भी एक तरीके से बाहर कर दिया। तो अब दोस्तों ये तो रही उनकी धनखड़ की बधाई सीपी राधाकृष्णन के लिए, मगर असली खबर 25 सितंबर को 15 दिन के बाद एक विशाल रैली धनखड़ करने जा रहे हैं, आज से ठीक 15 दिन बाद। अब दोस्तों ये कहा जा रहा, बहुत सारे राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार ये मान करके चल रहे हैं कि जगदीप धनखड़, जो कि अब आज़ाद हो चुके हैं, अब उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं, उनके चारों तरफ किसी तरह का पहरा नहीं, तो अब वो बोलेंगे, बोलना शुरू कर चुके हैं और अब पब्लिक डोमेन में आकर के सीधे सीधे फिजिकली आकर के वो सामने अपनी बातें रखेंगे और बहुत कुछ रखेंगे और उससे कई सारे राजफाश होंगे, ऐसी बातें कही जा रही है। दोस्तों दरअसल हरियाणा के जींद रोहतक में ये विशाल रैली बताई जा रही है, जिसकी तैयारियां अभी से बड़े जोरों पर की जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया तो फिर मोदी शाह ने उनके लिए घर का बंदोबस्त नहीं किया था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब अगर इस्तीफा लेना था तो कम से कम बंदोबस्त करा देते, आपने तो ठीक वैसे ही करा दिया जैसा कि नोटबंदी में कराया था। नोट बंद कर दिया मगर नोट ही नहीं छापी उतनी कि लोगों तक नोट पहुंच जाए।
आपको याद है ना वो लंबी लंबी लाइनें हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के आप इंतज़ार करते थे कि सुबह जब एटीएम खुलेगा, मशीन खुलेगी तो आप जाएंगे लाइन में लग करके पैसे निकालेंगे और आपको मिलेगा एक नोट 2000 रुपये का। तो ये तैयारी थी सरकार की, तैयारी नहीं मगर नोटबंदी कर दी, इस्तीफ़ा ले लिया मगर उनके घर का व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो जगदीप धनखड़ को घर तो अलॉट हुआ मगर उसे तैयार होने में, उसे मिलने में, उसमें इतना काम है कि कम से कम 3 से 4 महीने लग सकते हैं। इसीलिए उनको यहाँ पर सहारा किसने दिया? चौधरी देवीलाल के पोते अभय चौटाला, चौधरी देवीलाल की पार्टी, ओम प्रकाश चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल और उनके बेटे अभय चौटाला। अभय चौटाला जिनके दादा से जगदीप धनखड़ के काफ़ी घनिष्ठ रिश्ते रहे। अब ऐसे में उन्होंने ऑफर किया कि आपके पास में घर नहीं, क्योंकि जगदीप धनखड़ उस वक्त बेसहारा से थे, सामान लेकर कहाँ जाएं, क्योंकि ये आदेश आ गया था कि साहब उपराष्ट्रपति को जो आवास मिलता है दरअसल वो राष्ट्रपति भवन में ही मिलता है। आदेश आया कि साहब ये खाली करना होगा आपको, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, नए वाले उपराष्ट्रपति आएंगे, वो यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी बात हुई अभय चौटाला से। अभय चौटाला ने कहा कि आइए हमारे घर में रहिए, हमारा घर आपके लिए खाली है। तो दोस्तों अब अभय चौटाला दरअसल चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक विशाल रैली करवा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उस रैली में, उस सभा में जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे और जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे तो बहुत कुछ बोलेंगे। दोस्तों इंडियन नेशनल लोकदल आप देखें किस तौर पर उसकी राजनीति धराशायी हुई। एक वक्त में वो सरकार में थी मगर कैसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव, इस चुनाव को छोड़ दीजिए, इससे पहले वाले चुनाव की स्थिति को देखिए, कैसे उन्हीं के भतीजे दुष्यंत चौटाला किस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हो जाते हैं, जेजेपी नाम की पार्टी बना लेते हैं, लड़े बीजेपी के खिलाफ मगर चुनावी नतीजे में जब बीजेपी को भी बहुमत नहीं था तो जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया था उस चुनाव में 19 के आसपास जो हुआ था और वो डिप्टी सीएम बन गए थे। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल अपनी खोई हुई राजनीति और राजनीतिक विरासत को हासिल करना चाहती है। जयंती है देवीलाल की। माना ऐसा जा रहा कि जगदीप धनखड़ भी चूंकि एक खांटी राजनीतिक रहे हैं, अच्छे वकील थे, खांटी राजनीतिक रहे, विधायक सांसद रहे, गवर्नर रहे, उपराष्ट्रपति रहे, तो जाहिर तौर पर उस सभा में शामिल होने की इनके लिए बातें कही जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कुछ ना कुछ तो ये बोलेंगे और जो कुछ वो कुछ भी बोलेंगे उसमें बहुत कुछ होगा। तो फिर दोस्तों इंतजार करना होगा कि आखिर 25 तारीख को बोलते क्या हैं जगदीप धनखड़। लेकिन इस बीच में जगदीप धनखड़ जो कि पहली बार उन्होंने मुंह खोला, पहली बार उन्होंने किसी तरीके से कुछ कहा है और इससे पहले हमने आपको बताया था कि पहली बार वो सामने आए थे जब उन्होंने अपने विधायकी की पेंशन को लेकर के पेंशन का आवेदन किया था। विधायक भी वो कांग्रेस के टिकट पर ही हुए थे मगर संसद के भीतर कांग्रेस के सांसदों को, विपक्षी सांसदों को बोलने तक नहीं देते थे। ये होता है हालात का तकाजा, ये होता है स्थितियां परिस्थितियां जब बदलती हैं कि एक कट्टर संघी मानसिकता का शख्स कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और डेमोक्रेटिक व्यवस्था में वो कैसे विश्वास करके उसको दर्शाने लगता है और कैसे पूरी जिंदगी, अपना पूरा करियर लोकतांत्रिक व्यवस्था और डेमोक्रेटिक व्यवस्था का पालन करने वाला, उसके दुहाई देने वाला शख्स अचानक पाला बदलता है तो फिर वो कहने लगता है या फिर दिल ही दिल में वो सोचने लगता है कि साहब वही मानसिकता तो सही है जो गोलवलकर की थी, वही मानसिकता तो सही है जो संघ के महापुरुषों की थी। और उस मानसिकता में क्या था? मुस्लिम विरोध। उस मानसिकता में क्या था? सिर्फ हिंदुत्व। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आपसी सौहार्द के कोई मायने नहीं हो, ऐसी स्थिति में जो जगदीप धनखड़ एक वक्त में जब खाटी कांग्रेसी या समाजवादी नेता थे, पाला बदला तो कैसे वो संघ की तारीफ करने लगे संसद के भीतर भी, और वो संघ जिसका आज़ादी में कोई योगदान नहीं बताया जाता, जिसके बारे में कहा जाता कि अंग्रेज़ों की मुखबरी करता था यह संगठन, जिसके बारे में कहा जाता कि साहब ये उस वक्त जब गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, जब गांधी अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे तो ये अंग्रेज़ों के लिए कार्य कर रहे थे। सावरकर वाली विचारधारा। जेल में जाने के बाद माफ़ीनामा लिखते लिखते बाहर आए तो अंग्रेज़ों से वजीफ़ा लेने लगे और अंग्रेज़ों के लिए कार्य करने लगे। मगर दोस्तों अब जगदीप धनखड़ क्या कहेंगे उस जेंद रोहतक की रैली में, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप क्या कह रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।